हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानलाइट चैनल। आज से हम शुरुआत करने वाले एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट की, जिसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शंस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों इंपॉर्टेंट बनता है? क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन का हमें बहुत ही ब्रॉड एप्लीकेशन पार्ट पूरी केमिस्ट्री में पढ़ने को मिलता है। जैसे चाहे हम फिजिकल केमिस्ट्री उठा लें तो फिजिकल केमिस्ट्री में हमें सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़ने को मिलेगा। दूसरा, अगर मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री उठाऊं तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी भी कंपाउंड की स्ट्रक्चर बनाना, किसी भी कंपाउंड का नाम बनाना, वो सब कुछ इसी का एप्लीकेशन पार्ट बनता है। तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो बनने वाली है। दूसरा पॉइंट, पेन नोटबुक साथ में लेके बैठिए, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता जाएगा उनको नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि हम सारी चीजों के एकदम बेसिक से डिस्कस करने वाले, बिल्कुल शुरुआत से। और तीसरा पॉइंट, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में अगर वीडियोज अच्छी लगती है तो इसे लाइक कमेंट जरूर कीजिए। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रेडॉक्स रिएक्शन, देखो इसका मीनिंग समझते हैं। हमारे सामने जो वर्ड लिखा हुआ है ना, रेड ऑक्स प्लस रिएक्शंस, ये दो वर्ड से मिलकर बना है। एक तो रेड और दूसरा ऑक्स, और लास्ट में इसके पीछे लिखा हुआ है रिएक्शन। मतलब ये चीज क्या इंडिकेट कर रही है? ये चीज ये इंडिकेट कर रही है कि हमारे सराउंडिंग में, हमारे आसपास में जो भी रिएक्शन हो रही है, जो भी रिएक्शन हो रही है, वो कोई भी रिएक्शन ऐसी नहीं है जो खाली एक कंपोनेंट से हो जाए। किससे? रेड। रेड का मतलब क्या होता है? रिडक्शन। ऑक्स का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ये आप बहुत अच्छे से जानते हो। एक रिडक्शन टर्म है, एक ऑक्सीडेशन टर्म है। मतलब दोनों का आपस में तालमेल जरूर मिलेगा। मतलब ये है, अगर यदि किसी जगह पे अगर झूठ है, अगर किसी जगह पे पाप है, तो डेफिनेट है धर्म भी उसके सामने मिलेगा ही मिलेगा। मतलब अगर यदि मेरे सामने कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी रिएक्शन अपने सराउंडिंग में देखूंगा, तो कोई ऐसी रिएक्शन नहीं है इस दुनिया में, कोई ऐसी रिएक्शन नहीं बनी जो खाली अकेले एक कंपोनेंट से बन जाए। मैं ये कहूं, अगर मैं किसी भी जगह पे ये देखूं कि केवल ऑक्सीडेशन हो रहा है, नहीं, कभी नहीं हो सकता। कोई भी रिएक्शन जब हम उठाएंगे अपने सराउंडिंग की, तो उनमें दोनों के दोनों रिएक्शंस में दोनों कंपोनेंट मिलेंगे, एक रिडक्शन का भी, एक ऑक्सीडेशन का भी। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो सपोज करो, अभी फिलहाल के लिए ये समझ लेते हैं कि भाई आपको शायद कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आती है। तो जैसे मैं कहूं, अगर मेरे पास में कार्बन है, ऑक्सीजन के साथ में मिला, आप बहुत अच्छे से जानते हो यहां पे क्या फॉर्मेशन होती है? CO2 की फॉर्मेशन होती है। अगर CO2 बन रहे हैं तो मैंने कहा कार्बन जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट अभी फिलहाल के लिए 0 है। मुझे नहीं पता ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि कार्बन जिसके ऊपर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, और जैसे ये कार्बन दूसरी साइड में गया तो इसके ऊपर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाती है। निकालना सीखेंगे हम, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीखेंगे। जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। ऑक्सीजन जो यहां पे 0 है, ऑक्सीजन जैसे यहां आया तो ये -2 में चला गया। देखो जरा, 0 से ये -2 पे गया, कार्बन 0 से 4 पे गया। एक पे तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक पे रिडक्शन हो रहा है। मतलब कोई ऐसी रिएक्शन इस दुनिया में नहीं बनी जिसमें खाली और खाली, केवल और केवल रिडक्शन हो जाए या केवल और केवल ऑक्सीडेशन हो जाए। नहीं, कभी नहीं। दोनों साइमल्टेनियस होती हैं, एक साथ होती है, दोनों प्रोसेसेस एक साथ होती है। दैट्स व्हाई हमने इसका नाम रेडॉक्स रिएक्शन लिखा। दोनों टर्म्स का हमने फर्स्ट लेटर उठाए, शुरुआत के टर्म्स उठाए, इसका रेड उठाया, ऑक्सीडेशन का ऑक्स उठाया, और दोनों को कंबाइन कर दिया, और इसी को बोल दिया हमने रेडॉक्स रिएक्शन। अब जरा एक बात को बताता हूं मैं, एक बात को समझते हैं। एक छोटा सा कॉमन एग्जांपल लेके चलता हूं। अगर यदि मान लो सपोज करो कोई भी आदमी है, अकेला खड़ा है धरती पे, वो अकेला है, अभी इसके चारों तरफ कोई नहीं है, तो इसका किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, किसी से इसका कोई बैर नहीं है। और जब ये बैर ही नहीं है तो हम काहे का इसके ऊपर कोई झमेला, हमें पता ही नहीं है कि भाई ये कैसा है, होगा इसका जो भी नेचर है, इसका जो बिहेवियर है, वो बहुत आराम से जो भी बिहेवियर होगा वो इसका बिहेवियर हो सकता है, कोई इसमें एतराज नहीं है। हम बड़े, हमने कहा भाई अकेले आदमी का तो कभी गुजारा होता नहीं है, उसको कोई ना कोई पार्टनर तो चाहिएगा, उसको दोस्त तो बनाने पड़ेंगे, और जब तक वो दोस्त नहीं बनाएगा तब तक उसका कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है। मतलब वो अकेला कहीं गुजारा नहीं कर सकता है, तो इसको दोस्त बनाना पड़ेगा, और दोस्त बनाने के लिए इसको बाहर निकलना पड़ेगा। और बाहर कब निकलेगा? जब इसको दोस्त ढूंढना पड़ेगा। हो सकता है इसी का भाई इससे टकरा जाए, हो सकता है इसका एक दुश्मन इससे टकरा जाए। ध्यान से समझो इस चीज को, कॉन्सेप्ट को इतना क्लियरली समझना है
कि आपके जहन में उतर जाए वो चीज, आप भूल ही ना पाओ। समझना इस चीज को। हो सकता है वो दोस्त बनाने के लिए निकला, तो हो सकता है उसका इतना जबरदस्त दोस्त बन जाए कोई जिसको वो मतलब अपनी जान से ज्यादा प्यारा हो, और हो सकता है उसका दोस्त तो बन गया लेकिन वो उसके बारे में उल्टा सोचता है, उसके बारे में नेगेटिव सोचता है कि जो इसके पास है वो सारा मेरा हो जाए। दोस्ती तो कर ली, लेकिन दोस्ती होती है ना, कई बार आपने देखा होगा कि ऐसे दोस्त होते हैं जो दूसरे से छीनने वाले, खाने वाले, ठीक है, खुद कुछ नहीं देना, दूसरों से छीनने वाले। वही सेम चीज यहां पे, अगर मेरे सामने ऐसा कोई भी केस है जिसके अंदर दोनों के बीच में दोनों सेम टाइप के लोग हैं, तो क्या कोई भी एक दूसरे का बुरा चाहेगा? क्या ए और ए दोनों में से कोई से एक दूसरे का बुरा चाहेगा? बिल्कुल नहीं चाहेगा, क्योंकि ना तो ए के बारे में बुरा सोच रहा है, क्योंकि दोनों सेम है। लेकिन हम अगर इसकी बात करें, तो अगर मैं इसकी बात करता हूं तो मैंने कहा भाई अगर यदि ये बी खतरनाक है, मैं ये कह रहा हूं बी बहुत ही बदमाश है, और अगर यदि ये बी बदमाश है तो डेफिनेट है कि ये बी, इसके पास जितने भी पैसे होंगे, ए के पास में जितने भी पैसे होंगे, इसको बहलाएगा फुसलाएगा, कहेगा भाई प्लीज यार तू समझा कर, मेरी बात को समझा कर, 10 रुपए आज दे दे। इससे 10 रुपए लेगा, फिर 20 रुपए लेगा, 50 रुपए लेगा। इसके पास में पैसे है, इसके पास में पैसे नहीं है, तो ये धीरे धीरे इसको पैसे देते जाएगा, और एक टाइम आएगा कि ये सारे पैसे लेके चला गया और ए बन गया गरीब। मतलब ए हो चुका है डेफिशिएंट और बी बन चुका है अमीर, जिसको मैं ये कह रहा हूं अमीर हो गया, गरीब, ये तो गरीब हो गया, ये अमीर हो गया। बात क्लियर है? एक मेरे पास डेफिशिएंट हो गया, दूसरा अमीर हो गया। और ऐसी सिचुएशन में हमें यह चेक करना, ध्यान से सुनना इस बात को, मैं ये चेक करूं, क्या चेक करूं? ये चेक करूं कि इसके पास कितनी अमीरी हुई है, इसके पास कितनी गरीबी हुई है। इसी चीज को मैं यहां पे अपनी जो केमिस्ट्री है, इस केमिस्ट्री में इसको टर्म दे देता हूं या नाम दे देता हूं ऑक्सीडेशन स्टेट। पहले मुझे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझना है, तो उससे पहले मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में समझना होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है या ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, मुझे इसके बारे में बहुत ही क्लियरली और बहुत अच्छे से समझना होगा। तो मैं पहले इसी चीज को समझने चला, इसी चीज को जानने चला। तो ध्यान से सुनना एक बात को, हम हर जगह पे ये मान के चलेंगे कि हर किसी का जो दोस्त है ना, दोस्त है, वो हर किसी के दोस्त बदमाश है। किसी का दोस्त प्यारा नहीं है, सब दोस्त बदमाश हैं। ध्यान से सुनना इस बात को। अब चलो जरा समझते हैं ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। जरा यहां पे शुरुआत की जाए अपने मेन टॉपिक की, और इसी उलझन को दूर करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। सबसे पहली चीज तो ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। ध्यान से समझो इस बात को, ये एक हाइपोथेटिकल है, ऐसा नहीं है ये एकदम एक्चुअल है, बिल्कुल एक्चुअल नहीं है, ये हाइपोथेटिकल है। पहली चीज तो ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं है कि जो हम मान रहे हैं ना वो बिल्कुल सही है, नहीं, ये एक इमेजिनेशन है, शायद ऐसा है, एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, पूरी तरीके का हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। अब कैसे? क्योंकि ये कह रहा है कि भाई इस दुनिया में जो भी दोस्त बनेगा वो दोस्त हमेशा बुरा ही होगा, ये बात कह रहे हैं। और क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। हर किसी का दोस्त हो सकता है, किसी का दोस्त अच्छा भी हो, कोई जरूरी नहीं है हर कोई दोस्त जो बनेगा वो बुरा बनेगा, बिल्कुल नहीं। लेकिन ये बात ऑक्सीडेशन स्टेट कह रही है, ये कह रही है कि ऑक्सीडेशन स्टेट में केवल और केवल वहीं पे निकाल सकता हूं जहां पे दोस्त जो बनेगा वो हमेशा बुरा होगा, ऑलवेज बुरा। बोले यार ऐसा थोड़ी पॉसिबल है, ऑलवेज बुरा कैसे होगा? कोई दोस्त ऐसा भी हो सकता है अच्छा होगा। बोले अगर अच्छा दोस्त है ना तो हम उसको कंसीडर ही नहीं कर सकते, उसके बारे में हम डिफाइन नहीं करेंगे, उसको हम कैलकुलेट ही नहीं करेंगे, उसके बारे में हम बात ही नहीं करेंगे। बोले अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अब मैं इसके बारे में आऊं, केमिस्ट्री पे आऊं इस बात को समझने के लिए। तो मैंने कहा, बोले देखो कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो आयनिक होते हैं, बिल्कुल होते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, मैंने कहा सोडियम क्लोराइड है, मेरे पास सोडियम Na पॉजिटिव होते हैं, Cl नेगेटिव होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ये तो ऑलरेडी आयंस में होते हैं,
जैसे आप पानी में डालोगे तुरंत टूट जाएगा। Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, पूरी तरीके से टूट गया। Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। मैंने मैग्नीशियम क्लोराइड को लिया, मैग्नीशियम 2 प्लस Cl माइनस, कितने माइनस 2 Cl माइनस। बिल्कुल भाई, बहुत अच्छी बात है। ये तो आयंस में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। ये ऐसे कंपोनेंट्स है जो आयनिक है, इनके दुश्मन तो हमेशा अपोजिट ही मिलेंगे, हमेशा अपोजिट मिलेंगे। लेकिन इसने जो कमाल की बात कही ना, वो कमाल की बात तो ये कही कि भाई सुन लो, हम केवल और केवल आयनिक बॉन्ड की बात नहीं कर रहे हैं, आयनिक बॉन्ड ही नहीं, कोवेलेंट बॉन्ड। कमाल तो ये था, बोले कोवेलेंट बॉन्ड। हमने कहा भाई कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड में तो इतनी जल्दी से चार्ज ही क्रिएट नहीं होता, वो बॉन्ड टूटता ही नहीं है। बोला टूटता नहीं है, मैं बात टूटने की नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं जब भी किसी भी कंपाउंड को हम देखेंगे ना, किसी भी कंपाउंड को हम देखेंगे तो उस कंपाउंड में हम ये मान के चलेंगे, अज्यूम करके चलेंगे कि ये 100% आयोनिक है। ये हमने मानना है, होता नहीं है, अज्यूम करेंगे। जब मैं ये अज्यूम कर लूंगा, प्योरली अज्यूम, जैसे हम मैथ में मानते हैं ना, जैसे हम मैथ में मानते हैं क्या, माना मूलधन 100 रुपए, हम हर जगह पे कोई ना कोई वैल्यू मानते हैं। और वैसे यहां पे भी ये बोला गया, जब मैं कंप्लीटली ये अज्यूम कर लूं कि मेरे पास जो भी कंपोनेंट मुझे दिख रहे हैं, जो भी कंपोनेंट मुझे दिख रहे हैं, ये प्योरली आयोनिक है। अज्यूम किया है मैंने, होता नहीं है, अज्यूम किया है। जब मैं किसी भी कंपोनेंट को ये अज्यूम कर लूं कि ये मेरा प्योरली आयोनिक है, तो इसके ऊपर हर एलिमेंट पे क्रिएटेड चार्ज, इसके ऊपर, इस हाइड्रोजन पे, इस कार्बन पे जितना चार्ज क्रिएट होगा, जितना चार्ज क्रिएट होगा, हाइड्रोजन पे कितना चार्ज क्रिएट हो रहा है, कार्बन पे कितना चार्ज क्रिएट हो रहा है, जितनी अमाउंट में जो चार्ज क्रिएट होगा ना, वो चार्ज ही ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाएगी। तो क्या आप मेरे को एक बात सिंपल से बताओ, क्या ये एक्चुअल कॉन्सेप्ट है? क्या ये एक्चुअल कॉन्सेप्ट हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। एक्चुअल कैसे हुआ? एक्चुअल तो तब होता जब मैं हर किसी में आराम से निकाल सकता। यहां पे तो क्या हो रहा है, यहां पे मैं आराम से नहीं, यहां पे तो मुझे मानना पड़ेगा कि डेफिनेट है कि ये आयनिक है। और ये आयनिक तब होगा जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ए और बी के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मिलेगा। ए और बी के बीच में जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, तो उसी वजह से हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स का भी डिस्टर्बेंस होगा, इलेक्ट्रॉन भी एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करेंगे। अब कैसे भागेंगे? अगर मान लो सपोज करो मैं बात कर रहा हूं ए और बी के बीच में, मैंने कहा ए और बी के बीच में एक बॉन्ड प्रेजेंट है, बिल्कुल है। अगर मैंने इसको प्योरली आयोनिक अज्यूम कर लिया, मैंने ये अज्यूम कर लिया कि ये जो बॉन्ड है ये आयोनिक है, जैसे मैंने इसको आयोनिक अज्यूम किया, आयोनिक अज्यूम करते ही मेरे पास में मान लो सपोज करो मेरे पास, मैंने कहा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से ज्यादा है, और अगर ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से ज्यादा है तो डेफिनेट है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। पहले ये इलेक्ट्रॉन्स ए और बी के बीच में नॉर्मल पड़े हुए थे और ये बराबर बराबर स्पेयर थे, ऐसे ऐसे। जैसे ही ए ने इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचे, खींचते के साथ में, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करिए, पावरफुल, पावरफुल कौन, किसके पास पावर है, और पावर किसके पास है, ए के पास पावर है। और जैसे ही ए के पास में पावर है तो ए इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है बी से, बी बैठा रह गया बेचारा। बी के पास में इलेक्ट्रॉन्स थे, पहले ये बराबर बराबर बटे हुए थे, अब ये इलेक्ट्रॉन्स ए ने खींच लिया अपनी तरफ। जैसे ए ने अपनी तरफ खींचे, खींचते मामला गड़बड़ हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये तो बन गया रिच, इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, और जैसे इलेक्ट्रॉन रिच हुआ तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ए के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और बी जो इलेक्ट्रॉन्स पहले लेके बैठा था, बराबर बराबर बैठा था, अब इसके ऊपर होगी डेफिशिएंसी, और डेफिशिएंसी को हम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज से इंडिकेट करेंगे। बात समझ में आ गई? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हुआ, ए ने इलेक्ट्रॉन्स खींचे बी से, तो ये पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। और ये जो चार्ज क्रिएट हुआ है ना, ये जो चार्ज, दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बी, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ए। इसी को हमने ऑक्सीडेशन स्टेट का नाम दे दिया। इज इट क्लियर? इतनी बात क्लियर हो गई? इतनी बात पक्का समझ में आ गई? ऑक्सीडेशन स्टेट को डिफाइन किया हमने, ऑक्सीडेशन स्टेट होती क्या है।
अब हम इसी चीज को समझने चले और इस बात को हम समझने चले कि बताओ भाई ये ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करें, क्या होती है। तो देखो सबसे पहले तो हमें यह पता चल गया कि किसी भी बॉन्ड में, कोई भी बॉन्ड हो, हर बॉन्ड में मुझे यह चेक कर लेना है कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और कौन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो मैं आराम से डिफाइन कर सकता हूं। जैसे मान लो सपोज कर मैंने कंपाउंड ले लिया, मैंने कह दिया फोस्फोरस का एक कंपाउंड है, H3PO4 कंपाउंड है, और उस कंपाउंड को मैंने स्ट्रक्चर से बना दिया और मैंने उसके स्ट्रक्चर को बोला भाई इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी है POOH। ध्यान देना अभी फिलहाल के लिए आपको नहीं पता है कि भाई स्ट्रक्चर क्या होती है, लेकिन हमें मान लो सपोज करो हमें एक स्ट्रक्चर पता है और इसके बेस पे शायद इसके कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके देखते हैं क्या कहता है ये स्ट्रक्चर। मान लेते हैं हमारे पास में ये H है, ठीक है, ऐसे जुड़े हुए, बिल्कुल जुड़े हुए, ठीक है, कोई बात ही नहीं है। अब हम यहां पे पूछने गए कि भाई इस दुनिया में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, तो बोले फ्लोरीन होते हैं। बिल्कुल भाई फ्लोरीन होते हैं। फ्लोरीन के बाद बोले ऑक्सीजन होते हैं, क्लोरीन होते हैं, नाइट्रोजन होते हैं, एंड सो ऑन, इस तरीके से बढ़ के आते हैं। हमारे पास फॉस्फोरस और ऑक्सीजन है, तो बोले इनमें से इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, तो हमने सिंपल बात कह दी भाई ऑक्सीजन और फॉस्फोरस जब जुड़े हैं तो उनमें से इलेक्ट्रोनेगेटिव हमारा ऑक्सीजन ही होगा। बिल्कुल होगा। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। अगर मैंने कहा ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है किससे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फॉस्फोरस। तो ऑब्वियस सी बात है ये तो बदमाश हो गया, ये तो एक तरीके का बदमाश हो गया, और बदमाश हो गया तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा तो ऑक्सीजन के पास में इलेक्ट्रॉन्स की अमाउंट बढ़ी है, इलेक्ट्रॉन्स की अमाउंट बढ़ी है, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए। ये देखो अगर इस पे इलेक्ट्रॉन्स बढ़े तो ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और फॉस्फोरस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। फॉस्फोरस डेफिशिएंट हो गया और ऑक्सीजन एफिशिएंट हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई उस पर। होगी बात क्लियर, होगी बात क्लियर। लेकिन क्या ये अकेले बॉन्ड से खींचेगा, नहीं, कतई नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं खींचेगा। तो डेफिनेट है ऑक्सीजन अपने दूसरे बॉन्ड से भी इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, दूसरे बॉन्ड से भी इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। क्या मेरे पास एक ही ऑक्सीजन ऐसा काम करेगा, नहीं, जितने बॉन्ड बना रहे वो हर बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, और जब हर बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा तो ऑक्सीजन यहां से भी इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे भी पार्शियल नेगेटिव और इस पे भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज। यही होगा, बोलो यही होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल यही होगा। अब मैं और बात करूं, भाई ऑक्सीजन क्या केवल फॉस्फोरस से ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नहीं, वो हाइड्रोजन से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और अगर यदि वो हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो डेफिनेट है वो हाइड्रोजन से भी इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव और इस पे पार्शियल नेगेटिव। सेम काम मेरे पास यहां पे पार्शियल नेगेटिव और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। सेम काम यहां पे पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। अब हम इसकी चारों तरफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करके देखते हैं, टोटल चार्ज कैलकुलेट करके देखते हैं, हर एटम पे कितना कितना चार्ज आया। क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट ये कहती है जब मैं उसको प्योरली आयोनिक अज्यूम कर लूं तो हर एलिमेंट पे क्रिएटेड चार्ज, जनरेटेड चार्ज इज नोन एज द ऑक्सीडेशन स्टेट। तो फाइंड करने चला इस ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज है, तो हमने कहा 2 माइनस, बिल्कुल 2 माइनस है। इसके ऊपर कितना है, 2 माइनस, इस पे कितना है, 2 माइनस। मतलब मेरे को एक बात नजर आई, ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस चार्ज क्रिएटेड है। फॉस्फोरस पे गिरने चला तो यहां पे पार्शियल पॉजिटिव, यहां पे पार्शियल पॉजिटिव, यहां पे पार्शियल पॉजिटिव, और जब मैं इसके चारों तरफ गिन रहा हूं, काउंटिंग कर रहा हूं, तो मुझे बात भी नजर आ गई कि फॉस्फोरस के ऊपर 5 पॉजिटिव चार्ज है, 5 पॉजिटिव। तीसरा कॉन्सेप्ट लेने चला हाइड्रोजन से पूछ के, तो हाइड्रोजन ने कहा भाई मेरे पास तो एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, एक पार्शियल। यहां से मुझे बहुत सारी चीजों का आइडिया मिल चुका है, बहुत सारी चीजों का आइडिया मिल चुका है। क्या क्या जरा समझना। मेरे पास जो फॉस्फोरस था इसने अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 शो की है, बहुत बढ़िया। ऑक्सीजन ने 2 माइनस चार्ज क्रिएट किया है, हाइड्रोजन ने 1 प्लस चार्ज क्रिएट किया है। मैं अगर इस बात को गौर से देखूं, इस स्ट्रक्चर को मैं गौर से देखूं, तो मुझे एक चीज क्लियरली नजर आ रही है, और वो ये
कि जो फॉस्फोरस है वो मेरा सेंटर एटम है। ध्यान से सुनना अब इस बात को, यहां से जो आपके सामने बात निकल के आ रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपको फॉस्फोरस नजर आ रहा है वो आपका सेंटर एटम है, बिल्कुल सेंटर एटम है। और फॉस्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखूं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो वो 5 होते हैं, बिल्कुल भाई 5 होते हैं। तो मेरे को एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि जो भी सेंटर एटम होगा जिसमें मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगा या मैं ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करूंगा, तो वो केवल और केवल उतनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है जितनी उसके अंदर मैक्सिमम वैलेंस में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मैक्सिमम वैलेंस में इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। मतलब ये बात है, अगर यदि मेरी पॉकेट में 100 रुपए लेके जा रहा हूं मैं, 1000 रुपए लेके जा रहा हूं मैं, और मैं बांटने चला, मैं चाहता हूं मैं रुपए बांटूं, तो मैं मैक्सिमम कितने दे सकता हूं? मैक्सिमम मैं 1000 दे सकता हूं। मैं 1000 से कम नहीं दे सकता। 1000 से कम कितने भी दे सकता हूं, लेकिन मैं 1000 से ज्यादा कभी नहीं दे सकता। अगर मेरी पॉकेट में 1000 रुपए है तो मैं 1000 बांट सकता हूं, 1000 से ज्यादा कतई नहीं बांट सकता। मतलब मेरे को एक बात समझ में आ गई, जो सेंटर एटम होगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, सेंटर एटम नहीं चाहे कोई भी हो, किसी भी एलिमेंट की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी उसके मैक्सिमम वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा जा ही नहीं सकती। मतलब फॉस्फोरस के वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो मैक्सिमम इसके +5 ही है। ऐसा नहीं है ये कभी भी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं दिखाएगा, बिल्कुल नहीं दिखाएगा। दिमाग में रखना इसको, काम आएगा, जरूरत पड़ेगी हमें इसकी। नेक्स्ट पॉइंट में बढ़े, ऑक्सीजन जो कि मेरा एक साइड एटम है, साइड एटम है, और जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मेरे पास एक साइड एटम्स है और साइड एटम्स हैं, तो अब हम इनसे समझने चले भाई आप क्या चीज शो कर रहे हो। तो इन्होंने कहा जब भी कोई साइड एटम आएगा ना, कोई भी साइड एटम होगा, तो वो ये देखेगा अपने आप को स्टेबल बनाने की कोशिश करेगा। हर साइड एटम अपने आप को स्टेबल बनाने की कोशिश करेगा। बोले हम तो इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, तो बोले इलेक्ट्रॉन में स्टेबल कब होगा? वो स्टेबल तब होगा जब वो अपने ऑक्टेट को पूरा करने की कोशिश करेंगे। हमने बोला ऑक्टेट कब पूरा करेंगे? तो बोले जब उनकी जितनी वैलेंसी होगी ना उतने में डिफाइन होगी कि भाई उनके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 होते हैं। कितने चाहिए कि उसका ऑक्टेट पूरा हो जाए? तो ऑक्सीजन ने कहा -2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए मुझे, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए तो इसने माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट शो की, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट इस पे आ गई। तो जरा मेरे को यहां से एक बात समझनी है, और वो ये कि पहले तो मैं ये डिफाइन कर लूं कि मेरे पास कोई भी एलिमेंट है उन पे कैसे कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी कर सकती है, और किसकी स्टेबल हो सकती है और किसकी फिक्स हो सकती है, किसकी फिक्स नहीं हो सकती। जरा यहां पे इस बात को गौर करते हैं, सुनिएगा जरा और समझिएगा। मैं कुछ रूल्स यहां पे डिफाइन करने चला और उन रूल्स के बेसिस पे हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीखेंगे, जो कि आपके लिए पहला पड़ाव होगा समझने का। जरा सुनना और समझना। पहली चीज मैंने क्या बोली है, अगर धरती पे कोई भी अकेला बंदा आ गया, अकेला आदमी है, तो उसका किसी से कोई बैर नहीं है, किसी से उसकी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, किसी से उसका कोई दुश्मनाई नहीं है, तो डेफिनेट है उसके ऊपर भी किसी तरीके का चार्ज भी क्रिएट नहीं हो सकता। अगर यदि वो अकेला है, अलोन मैं ये कह दूं, या मैं ये कह दूं एलिमेंट है, क्योंकि हम तो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, अकेला तो हम कहीं जिक्र ही नहीं करेंगे। अकेले का मतलब अगर यदि हमारे पास में कोई भी अकेला एलिमेंट है, जैसे मैंने कह दिया हाइड्रोजन, जैसे हमने कह दिया कैल्शियम, हमने कह दिया मैग्नीशियम, हमने कह दिया जिंक, हमने कह दिया सोडियम एंड सो ऑन इनफाइनाइट, ये अकेले हैं। इन्होंने किसी के साथ में बॉन्ड नहीं बना रखा, किसी के साथ में बॉन्ड नहीं बनाया, और जब बॉन्ड नहीं बनाया तो इनके ऊपर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि इसका कोई बैर ही नहीं है, इसका कोई बैर नहीं है, कोई बैर नहीं है, कोई बैर नहीं है, कोई बैर नहीं है, इसका मतलब इनके ऊपर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर है एकदम? बहुत अच्छी बात है। दूसरा पॉइंट लेने चले, दूसरा पॉइंट समझने चले कि भाई कब इनके ऊपर डिफरेंस आना शुरू होगा। बोला जब ये दोस्ती करेंगे। दोस्ती कब करेंगे? क्योंकि भाई मन तो चंचल है ना, हमारा मन तो चंचल है, हम तो हर मिनट में ये देखेंगे कोई डिफरेंट बंदा मिले,
कोई डिफरेंट बंदा मिले, हम उनके साथ में दोस्ती करें, और डिफरेंट बंदा कब मिलेगा, ये दोस्ती करने जाएंगे। अब ये दोस्ती किससे करने जाएंगे, हो सकता है ये हाइड्रोजन निकला अपने भाई को देखने, इसका भाई दूसरा हाइड्रोजन टकराया इससे, जैसे ही ये टकराया तो इसने इससे कहा दोस्त बन जाए, बोलो बन जा भाई, हम तो दोनों एक दूसरे के एक जैसे दिखते हैं, तो दोस्त बन जाओ। बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। नाइट्रोजन है जैसे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ने नाइट्रोजन को देखा, बिल्कुल बन सकते हैं। ऑक्सीजन ने ऑक्सीजन को देखा, बिल्कुल दोस्त बन सकते हैं। अगर यदि कोई भी एलिमेंट अपने सेम टाइप के एलिमेंट से टकराता है, या मैं ये डिफाइन कर दूं मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो क्या इनका आपस में कोई बैर होगा, क्योंकि दोनों सेम है। सेम है तो कोई इलेक्ट्रॉन को छीन के नहीं भागेगा, और जब छीन के नहीं भागेगा तो डेफिनेट है इनके ऊपर किसी तरीके का कोई चार्ज भी क्रिएट नहीं होगा, नो चार्ज क्रिएटेड। और जब चार्ज नहीं बनेगा तो डेफिनेट है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी जीरो होगी। इसका मतलब अगर कोई आपसे ये पूछ ले हाइड्रोजन पे ऑक्सीडेशन स्टेट, तो हम कहेंगे जीरो। कोई आपसे पूछ ले नाइट्रोजन पे ऑक्सीडेशन स्टेट, हम कहेंगे जीरो। कोई कहते हैं हमसे O2 पे ऑक्सीडेशन स्टेट, हम कहेंगे जीरो। सब पे जीरो। कब तक, जब तक वो न्यूट्रल है, जब तक वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में पड़े हुए हैं। तो बोले भाई सब पे जीरो होती जा रही है, ये डिफरेंस कब आएगा, बोले डिफरेंस भी आएगा, और डिफरेंस इन पे तब आएगा जब यही एलिमेंट अपने आप को आयन बना लेंगे। ध्यान से सुनो, यही एलिमेंट, अगर मैं तीसरा पॉइंट लेने चला, जब यही एलिमेंट अपने आप को आयन में कन्वर्ट कर लेंगे। आयन में कन्वर्ट, जैसे मैंने कह दिया मान लो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम अपने आप को आयन में कन्वर्ट कर ले। कब कर लेगा, मान लो सपोज करो ये अपने ऊपर 2 चार्ज लेके आ गया। ऑक्सीजन है वो अपने ऊपर 2 माइनस चार्ज लेके आ गया। अगर यदि मैं बात करूं नाइट्रोजन, वो अपने ऊपर 3 माइनस लेके आ गया। मान लो सपोज करो मैं इसके ऊपर ले आऊं और तीसरा और एलिमेंट ले आऊं, मैंने कहा फ्लोरीन, वो -1 लेके आ गया। अगर यदि यही एलिमेंट अपनी किसी चार्ज्ड फॉर्म में आ गए, किसी चार्ज को लेके आ गए, तो जो भी चार्ज इन पे प्रेजेंट होगा, नंबर ऑफ चार्ज इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दैट एलिमेंट। उस एलिमेंट की वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट 2+ है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 होगी। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होगी, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -3 होगी, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, हमें तीसरी बात भी पता चल गई। चौथा रूल हम पूछने गए, भाई कोई जरूरी नहीं है ये एलिमेंट कोई ऐसा मॉलिक्यूल बनाए या वो अकेला जो कि चार्ज्ड पार्टिकल हो, नहीं, वो तो कोई बड़ा मॉलिक्यूल भी हो सकता है, कोई कंपाउंड हो सकता है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट एटम्स अरेंज हो सकते हैं। फिर क्या होगा, तो बोले उसके लिए ना हम एक छोटी सी चीज समझ लेते हैं। पहली चीज तो आपको ये पता चल गई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए। दूसरी चीज ये भी जान लो, 1-2 चार्ज की पोजीशन फिक्स कर लेते हैं, और वो फिक्स किसकी कर लेते हैं, जरा देखना, साइड एटम्स के तौर पे। मेरे मेटल ग्रुप नंबर फर्स्ट के मेटल्स आते हैं, फर्स्ट नंबर ग्रुप के मेटल्स कौन कौन से, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम। फ्रांशियम भी है, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसको कंसीडर करो ना करो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इन सभी के ऊपर, क्योंकि जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं, वो कभी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं हो सकते। और जब इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं हो सकते तो डेफिनेट है इनके ऊपर जो भी चार्ज आएगा वो हमेशा +1 होगा। मतलब इन एलिमेंट्स को आप हमेशा +1 कंसीडर करके चलोगे। +1 क्यों, क्योंकि इनके वैलेंस में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और ये 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ के अपने आप को बैक साइड में लेके जा सकते हैं, जो नोबल गैस होती है, तो 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ सकते हैं। दैट्स वाई इनके ऊपर +1 चार्ज कंसिडर करना है। दूसरा केस लेते हैं। अब मैं यहां पे आपको हाइड्रोजन नहीं बोल रहा, मैंने ये नहीं कहा हाइड्रोजन, मैंने ये नहीं कहा इसमें हाइड्रोजन भी लेने हैं। हाइड्रोजन आपको दोनों तरीके की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता नजर आएगा। यहां पे हाइड्रोजन नेगेटिव भी शो करता है और पॉजिटिव भी शो करता है। हाइड्रोजन आपको -1 भी शो करता नजर आएगा, +1 भी करता शो नजर आएगा। क्यों करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन ऐसा एलिमेंट है, अगर किसी भी अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ में टकरा गया, अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ टकराया, तो वो
पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा। अगर यदि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ, कब होगा? जब ये किसी मेटल के साथ में टकराएगा। अगर मान लो ये सोडियम के साथ टकराया तो सोडियम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और जैसे ही सोडियम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो इसके ऊपर -1 चार्ज, -1। तो मतलब ये है हाइड्रोजन दोनों तरीके का बिहेवियर शो करता है। वो इलेक्ट्रोनेगेटिव भी हो सकता है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी हो सकता है। बात क्लियर है? इस बात को समझ गए? तो ये बात ध्यान रखनी, हाइड्रोजन इंक्लूडेड नहीं है। आगे बात करता हूं मैं ग्रुप 2 के एलिमेंट्स में। और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोरेंशियम, बेरियम, ये भी मेटल्स हैं और मेटल्स है तो इनके ऊपर +2 चार्ज। ये आपको कंसीडर करना है, ये फिक्स है, ये फिक्स है। बात करें ग्रुप नंबर दैट इज 17 और ग्रुप नंबर 16 की, दैट इज ऑक्सीजन। मेजरली मैं ऑक्सीजन फैमिली में, ऑक्सीजन की फैमिली की बात कर रहा हूं। इनके ऊपर मेजरली -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो होती है। मेजरली -2 चार्ज लेके चलते हैं, हम ये कंसीडर करके चलेंगे। -2 क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन मेजरली आपको साइड ग्रुप की तरीके से ट्रीट होगा और इससे ज्यादा एक ही एलिमेंट जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और वो होता है फ्लोरीन। फ्लोरीन, तो वो जब फ्लोरीन के साथ जुड़ेगा तब तो ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा और वो एक आध कंपाउंड है, उसके अलावा बाकी जिस जगह पे जुड़ेगा तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ही होगा और इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो इसके ऊपर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर है? बात करूं मैं फ्लोरीन की, फ्लोरीन और हेलोजन फैमिली, तो इन पे -1 क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड के साथ जुड़ते हैं इसलिए दो नेगेटिव, और फ्लोरीन जो कि 1 बॉन्ड से जुड़ेगा, क्लोरीन 1 बॉन्ड से जुड़ेगा, दैट्स वाई उसके ऊपर -1 चार्ज। ये आपको कंसिडर करके चलना है, ये आपको मान के चलना है और इसी के बेसिस पे हम कंपाउंड्स को डिफाइन करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीखेंगे। बात क्लियर हो गई? बात क्लियर हो गई? बनाना सीखते हैं, जरा करते हैं हम इसको, डिफाइन करते हैं और स्ट्रक्चर बनाते हैं। जरा 1-2 कंपाउंड देखते हैं और फिर ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखते हैं कैसे निकालें ऑक्सीडेशन स्टेट। जरा देखना और समझना इस चीज को। जैसे मैंने कहा, मैंने एक कंपाउंड लिया जो हमने अभी अभी निकाला है H3PO4। मैंने एक कंपाउंड ले लिया फॉस्फोरिक एसिड। इस कंपाउंड को मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की कोशिश करता हूं। मैंने कहा फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। तो जब भी आपको किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो आपका काम होगा हमेशा बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड से चलना शुरू कर दो, बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड से। जिस कंपोनेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है उसको रहने दो, जिस पे निकालोगे उसको रहने दो, बाकी सबको देखो। इधर से चले, इधर से सबसे पहले कौन टकराया? तो जो भी टकराएगा, कौन टकराया? हाइड्रोजन टकराया, हाइड्रोजन। और जब हाइड्रोजन टकराया है तो हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन पे चार्ज कितना होता है? +1। आप जानते हो, बहुत अच्छे से जानते हो, हाइड्रोजन पे +1 चार्ज होता है। कितने हाइड्रोजन हैं? 3 है, तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पे +1, कितने हाइड्रोजन से? 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई। हाइड्रोजन का खेल खत्म, हाइड्रोजन का खेल खत्म। और जैसे हाइड्रोजन का खेल खत्म, प्लस चार्ज, साइन जिसको हम बोलेंगे प्लस साइन, +1 × 3 प्लस। आगे कौन आया? फॉस्फोरस, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमें निकालनी है, जिसकी हमें ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट करने वाला एलिमेंट फॉस्फोरस है, तो इसके लिए हम x अज्यूम करेंगे। कर लिया? जैसे मैंने x अज्यूम किया, x अज्यूम करने के बाद मैंने देखा कितने फॉस्फोरस हैं, तो 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे बढ़ो, प्लस। आगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे चार्ज -2। कितने ऑक्सीजन है? तो 4 ऑक्सीजन है × 4, और इक्वल टू हमेशा लेते चार्ज, इक्वल टू में हमेशा चार्ज। अगर वो कंपाउंड है, जो भी कंपाउंड है, उस कंपाउंड के ऊपर आपको किसी तरीके का कोई चार्ज नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब वो चार्ज 0 है। अगर उसके ऊपर कोई भी चार्ज नजर आता है तो जितना भी चार्ज होगा, प्लस माइनस जो भी होगा, वो प्लस माइनस में करके उसके वैल्यू को मेंशन कर देंगे। तो हमारे पास यहां से x की वैल्यू लेते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल मेरे पास इस कंपाउंड पे कोई चार्ज नहीं था, तो मैंने इसके लिए 0 ले लिया क्योंकि ये न्यूट्रल है। क्लियर है? तो मैं यहां से x की वैल्यू निकालता हूं, 3 + x - 8 = 0। x बराबर 8 इधर गया तो 5, सॉल्व कर लिया, 5 आ गया। यही हमने पीछे निकाला था, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस इज 5।
यही कैलकुलेट किया था, यही हमारी वैल्यू आ गई। इज इट क्लियर? जैसे मैं एक और कंपाउंड लेता हूं, मैंने कहा SO4 2-, इस कंपाउंड के लिए सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे निकालनी है, तो सल्फर के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर यदि मैं कैलकुलेट करूं तो सल्फर, इसकी तो कैलकुलेट करनी है, जिसकी कैलकुलेट करनी है उसको बिल्कुल बिल्कुल लेफ्ट हैंड से स्टार्ट कर दो, जो भी टकराता जाए उसके वैल्यू रखते जाओ और जो भी चार्ज के बराबर रखते ना। मैंने कहा यहां से चले सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो इसके लिए X, कितने सल्फर है? 1, तो वैल्यू मेंशन करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, प्लस आगे बढ़े ऑक्सीजन, -2 ऑक्सीजन पे चार्ज, कितने ऑक्सीजन है? तो 4 है, बराबर चार्ज, और चार्ज कितने है? -2। तो X की वैल्यू निकालो, X की वैल्यू निकालो, X -8 बराबर -2, X बराबर +6। तो हमारे पास इसके लिए X की वैल्यू क्या आ गई? +6, मतलब सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होगी। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? एकदम क्लियर हो गया? तो मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस मेंशन करके जा रहा हूं जिसमें आपको यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है, बतानी है और चेक करना है आपने कितना सीखा है। जैसे मैं आपके सामने कंपाउंड लिखूं K3, मैंने लिख दिया K3PO4, जैसे मैंने ये लिख दिया, मैंने आपके सामने लिख दिया H3BO3, मैंने आपके सामने लिखा H2CO3। ठीक है, मैं कुछ कंपाउंड्स मेंशन कर रहा हूं, स्ट्रक्चर्स नहीं, ऑक्सीडेशन स्टेट आपको कैलकुलेट करनी है। यहां पे बोरोन की, कार्बन की, फास्फोरस की। अगला मैं आपके सामने लिख रहा हूं K2Cr2O7, मैं आपके सामने मेंशन कर रहा हूं KMnO4, मैग्नीज, क्रोमियम। मैं आपके सामने मेंशन कर रहा हूं कंपाउंड, मैंने कहा H2SO4 हो चुका है, लो भाई HSO4-, मैंने आपके सामने मेंशन कर दिया H2S2O7, और कंपाउंड मेंशन करते हैं CrO5, हमने आपके सामने मेंशन किया जिंक। ठीक है, आपके सामने कंपाउंड मेंशन कर रहा हूं, जैसे मान लो CuSO4.12H2O, कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है। ठीक है, सल्फर के लिए भी कैलकुलेट कर लेना, दोनों के लिए अलग अलग कैलकुलेट कर लेना, आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इन कंपोनेंट्स में आपको ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है। क्या ऑक्सीडेशन नंबर होगा, क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर यदि पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और साथ में अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे। बाय, टेक केयर।